नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफर की। ये कहानी है कहानी कहने के एक बिल्कुल नए अंदाज की, यानी उपन्यास की। आखिर हिंदी में उपन्यास का जन्म हुआ कैसे? चलिए इसी कहानी को आज समझते हैं। यही सवाल तो इस पूरे सफर का सार है। सोचिए, एक तरफ हमारे पास महाकाव्य थे जिनमें देवी देवताओं और बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कहानियां थीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कहानियों का रुख आम आदमी के सुख दुख की तरफ मुड़ गया? चलिए पता लगाते हैं। तो आखिर उपन्यास का जन्म हुआ कैसे? देखिए, हर नई चीज के जन्म के पीछे कोई ना कोई जरूरत होती है, और उपन्यास भी एक ऐसे ही दौर की जरूरत थी। एक ऐसा समय जो बहुत तेजी से बदल रहा था। अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए ना इन दोनों का फर्क देखना बहुत जरूरी है। महाकाव्यों की दुनिया एक आदर्श दुनिया थी, सपनों जैसी, सब कुछ कविता में, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन उपन्यास ने कहानी को जमीन पे उतार दिया। उसने कहा, नहीं, असलियत की बात करो, आम लोगों की बात करो, वो भी सीधी सरल भाषा में, जिसे हम गद्य कहते हैं। तो सवाल यह है कि यह बदलाव आया क्यों? असल में इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी वजहें थीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने समाज का ढांचा बदल दिया। एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हो रहा था। और फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गया, जिससे किताबें हजारों लाखों की तादाद में छपने लगीं। साथ ही एक साइंटिफिक सोच पैदा हो रही थी, जो दुनिया को असलियत की नजर से देखना चाहती थी। बस इन सब ने मिलकर उपन्यास के लिए जमीन तैयार कर दी। चलिए अब आते हैं एक बड़े ही मजेदार सवाल पर। हिंदी का सबसे पहला उपन्यास कौन सा था? अब ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। देखिए, पहले उपन्यास के टाइटल के लिए एक दो नहीं बल्कि कई दावेदार हैं। 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी आई, फिर 1877 में भाग्यवती। लेकिन वो एक नाम जिस पर ज्यादातर लोग सहमत होते हैं, वो है 1882 में आया परीक्षा गुरु। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तो फर्क इस बात का था कि परीक्षा गुरु से पहले उपन्यास तो लिखे गए, लेकिन वो शायद बस कहानी कहने के लिए थे। लाला श्रीनिवास दास ने पहली बार बैठकर यह सोचा कि एक नॉवेल होती क्या है, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मतलब एक सोची समझी कला के तौर पर उपन्यास लिखने की कोशिश पहली बार यहीं हुई। इसीलिए इसे मॉडर्न हिंदी नॉवेल का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। परीक्षा गुरु के बाद हिंदी उपन्यास मानो एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ, और यहां से कहानी ने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। इन दो रास्तों ने आने वाले कई सालों तक हिंदी लिटरेचर की दिशा तय की। ये दो रास्ते थे। एक था सुधारवादी, जिसका मकसद था समाज को सिखाना, सुधारना, उपदेश देना। और दूसरा रास्ता वो था मनोरंजन प्रधान, जिसका एक ही काम था, पढ़ने वाले को कहानी में ऐसा डुबो देना कि वो सब कुछ भूल जाए, सिर्फ एंटरटेनमेंट। सुधारवादी उपन्यास, जैसा कि परीक्षा गुरु खुद भी था, एक मिशन पर थे। वो उस बदलते हुए समाज को सही गलत का पाठ पढ़ाना चाहते थे। उनका लक्ष्य था लोगों को बताना कि एक अच्छा नैतिक जीवन कैसे जिया जाए। और फिर था दूसरा रास्ता, जो कल्पना की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता था। तिलिस्म यानी जादू और रहस्य की दुनिया, अय्यारी यानी जासूसी और भेस बदलने की कला। इन उपन्यासों ने लोगों को रोमांच और हैरत की एक ऐसी दुनिया दिखाई कि बस वे दीवाने हो गए। और इस मनोरंजन वाले रास्ते के बेताज बादशाह थे देवकीनंदन खत्री। उनके उपन्यास चंद्रकांता ने तो सच में एक तूफान ला दिया था। आलम यह था, कहते हैं कि हजारों लोगों ने तो सिर्फ उसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। सोचिए क्या क्रेज रहा होगा उस दौर में। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसे लेखक आए जिन्होंने इन दोनों अलग अलग रास्तों को मिलाकर एक बिल्कुल नई शाहराह बना दी, और उनका नाम था मुंशी प्रेमचंद। जरा इस सफर को देखिए। 1882 में परीक्षा गुरु से एक शुरुआत हुई। 1916 में प्रेमचंद के सेवा सदन के साथ एक नया दौर शुरू हुआ, और 1936 में गोदान के साथ हिंदी उपन्यास अपनी बुलंदियों पर पहुंच गया। प्रेमचंद ने आकर उपन्यास की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रेमचंद का जादू यही था, उन्होंने सुधारवादियों का मकसद उठाया और मनोरंजन वालों का हुनर, दोनों को मिला दिया। नतीजा, ऐसी जबरदस्त कहानियां जो पढ़ने में दिलचस्प भी थीं और साथ ही साथ समाज की कड़वी सच्चाइयों पर एक गहरी चोट भी करती थीं। प्रेमचंद ने सचमुच एक क्रांति कर दी। उन्होंने कहानी का कैमरा तिलिस्म के महलों से घुमाकर गांव की धूल भरी गलियों पर फोकस कर दिया। उन्होंने किसानों, मजदूरों, गरीबी और जातिवाद जैसी असली समस्याओं को कहानी का हीरो बना दिया। और उनके किरदार वो इतने असली थे कि आज भी लगता है हमारे आसपास ही कहीं रहते हैं। तो हुआ ये कि प्रेमचंद ने उपन्यास को महज मनोरंजन या उपदेश की चीज नहीं रहने दिया। उन्होंने उसे पूरे देश की धड़कन बना दिया, समाज का आईना बना दिया। उन्होंने साबित किया कि एक उपन्यास अपने वक्त की सबसे जरूरी कहानी कह सकता है। तो ये पूरा सफर हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करता है। अगर उपन्यास का जन्म ही एक बदलते हुए समाज को कैद करने के लिए हुआ था, तो आज का हमारा ये दौर जो इतना जटिल है, इसे समझने और समझाने के लिए कौन सी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि एक कमाल का नॉवल बनता कैसे है? आखिर कहानी का जो जादू होता है ना, आज हम उसी को परत दर परत खोलकर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सबने ऐसी किताबें पढ़ी है ना, जो खत्म तो हो जाती हैं पर हमारे दिमाग से नहीं जाती। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा होता क्यों है? वो कौन सी चीजें हैं जो एक आम सी कहानी को इतना यादगार बना देती हैं? तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 मेन पॉइंट्स पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि नॉवल का मतलब क्या है, फिर कहानी के स्ट्रक्चर यानी प्लॉट को समझेंगे, उसके बाद बात होगी कैरेक्टर्स की जो कहानी की जान होते हैं, फिर लैंग्वेज और डायलॉग्स, और आखिर में वो दुनिया जिसमें कहानी सेट है।
तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये उपन्यास या नॉवल आखिर होता क्या है? देखिए, उपन्यास असल में एक मॉडर्न लिटरेरी फॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में वेस्ट में। और इसका सबसे बड़ा मकसद क्या था? अपने दौर की जो सोशल लाइफ है ना, उसको एकदम सच्चाई और डिटेल के साथ दिखाना। शायद इसीलिए इसे आधुनिक युग का महाकाव्य भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे दौर की बड़ी कहानी सुनाता है। और एक मजेदार बात यह है कि नॉवेल हमेशा से एक जैसा नहीं था। ये टाइम के साथ बदला है, इवॉल्व हुआ है। जैसे जो मॉडर्न नॉवेल थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की दुनिया का आईना थे, लेकिन फिर आए पोस्ट मॉडर्न नॉवेल, जिन्होंने पुराने जमे जमाए आइडियाज पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि लिटरेचर भी कैसे सोच के बदलते हुए तरीकों के साथ बदलता है। ओके, तो नॉवेल क्या है ये तो समझ लिया। अब आते हैं इसके दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, कहानी की रीढ़ की हड्डी, यानी उसका प्लॉट या कथानक। अब ये कथानक क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बस घटनाओं का एक सीक्वेंस है। एक के बाद एक क्या हुआ वही प्लॉट है। ये वो ढांचा है, वो स्केलेटन है जिस पे कहानी का पूरा शरीर खड़ा होता है। पर सवाल यह है कि क्या हर कहानी का ढांचा एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर प्लॉट दो तरह के होते हैं। एक होता है वेल निट या सुगठित, मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। ए हुआ इसलिए बी हुआ, एकदम लॉजिकल। और दूसरा होता है लूजली निट, यानी शिथिल गठित। यहां घटनाएं जुड़ी तो हैं, पर उनमें कोई सीधा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता हो ये जरूरी नहीं। प्रेमचंद का गोदान इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। होरी की जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब बिखरा बिखरा सा है, ठीक वैसे ही जैसी एक आम किसान की असल जिंदगी होती है। चलिए, ढांचा तो बन गया, अब उसमें जान डालते हैं। और कहानी की जान होते हैं उसके कैरेक्टर्स, उसके चरित्र। क्योंकि सोचिए, एक बढ़िया प्लॉट भी तो फीका लगेगा अगर उसमें दमदार कैरेक्टर्स ना हो, है ना? तो सवाल यह है कि लेखक इतने यादगार कैरेक्टर्स बनाते कैसे हैं? क्या कोई फॉर्मूला है? इसके मोटे तौर पे 3 तरीके हैं। कुछ लेखक पहले से ही पूरा ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि कैरेक्टर कैसा होगा, क्या करेगा। दूसरे होते हैं जो लिखते लिखते अपने कैरेक्टर को जानते समझते हैं, उसे खोजते हैं। और एक तीसरा तरीका भी है जहां कैरेक्टर असल में किसी बड़े आइडिया या विचार को पेश करने का एक जरिया होता है। और हाँ, यह भी बहुत मैटर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है, मतलब नरेटर कौन है। नरेटर या तो कहानी का हिस्सा हो सकता है, एक पार्टिसिपेंट कैरेक्टर, या फिर वो बाहर से सब कुछ देख रहा होता है, एक ऑब्जर्वर की तरह। और इन दोनों तरीकों से कहानी सुनाने का जो फील है ना, वो एकदम बदल जाता है। और जब हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए इनकी दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है। फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास है मैला आंचल। जानते हैं उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, पूरे 256। ये नंबर ही दिखाता है कि एक लेखक कितनी बड़ी, कितनी कॉम्प्लेक्स दुनिया कागज पर उतार सकता है। चलिए, प्लॉट हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, अब आते हैं चौथे एलिमेंट पर, लैंग्वेज और डायलॉग्स। ये वो पेंट और ब्रश हैं जिनसे राइटर अपनी कहानी की दुनिया में रंग भरता है। अक्सर हम कहानी में इतना खो जाते हैं कि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि कहानी कहीं कैसे जा रही है। और सच तो यह है कि राइटर का जो लिखने का अंदाज होता है ना, जो भाषा शैली होती है, वही उपन्यास को उसकी असली पावर और इमोशनल डेप्थ देती है। भाषा का इस्तेमाल कई तरह से होता है, जैसे गोदान या मैला आंचल में वहां की लोकल बोली के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे कहानी एकदम असली लगती है। भाषा से ही तो कहानी का मूड सेट होता है, उसका माहौल बनता है। फिर व्यंग्य यानी सटायर, सिंबल्स, इन सब का इस्तेमाल होता है गहरे मतलब देने के लिए। और डायलॉग्स, वो तो सिर्फ बातचीत नहीं होते, वो कैरेक्टर को भी दिखाते हैं और कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। और अब बारी है हमारे 5वें और आखिरी एलिमेंट की, देशकाल, यानी कहानी की दुनिया, उसकी सेटिंग। देशकाल का सीधा सा मतलब है टाइम और प्लेस। कहानी कब और कहां हो रही है, ये वो कैनवस है जिस पर पूरी कहानी पेंट की जाती है। ये कहानी को एक बेस देता है, एक जमीन देता है, ताकि पढ़ने वाला उससे कनेक्ट कर सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कमाल के नॉवेल्स में ये जो सेटिंग होती है ना, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं रहती, ये खुद एक कैरेक्टर बन जाती है, एक जिंदा जागता कैरेक्टर जो कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स और घटनाओं पर सीधा असर डालता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक बार फिर, मैला आंचल। ये एक आंचलिक उपन्यास है, मतलब एक रीजनल नॉवल। और इसमें हीरो कोई इंसान नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा वो अंचल, वो इलाका ही कहानी का हीरो है। क्यों? क्योंकि ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं, उस पूरे इलाके की बदलती किस्मत की कहानी है। इससे अंदाजा लगता है कि सेटिंग कितनी पावरफुल हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है, एक नॉवल के ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक मजबूत प्लॉट, यादगार कैरेक्टर्स, असरदार भाषा, एक जीती जागती दुनिया, और हाँ, इन सबको जोड़ने वाला एक मकसद, एक उद्देश्य। जब ये सब चीजें सही से मिलती हैं, तब जाकर एक बेहतरीन नॉवल तैयार होता है। तो अगली बार जब कोई नॉवल हाथ में आए तो सिर्फ कहानी के साथ मत बहिएगा, जरा रुककर ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि राइटर ने इन सारे एलिमेंट्स को, इन सारे धागों को एक साथ बुना कैसे है। यकीन मानिए, इस नजरिए से पढ़ने का मजा ही कुछ और है। सोचिए, क्या कोई एक अकेला लेखक साहित्य की एक पूरी विधा को, मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की, मुंशी प्रेमचंद, और हिंदी उपन्यास पर उनके जबरदस्त असर की। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक नॉवेल, एक उपन्यास किस बारे में होना चाहिए? उसका मकसद क्या होता है? अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन जरा एक सदी पीछे चलते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी लिटरेचर में इसका जवाब बड़ा सीधा सा था।
उपन्यास का मतलब था सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट का मतलब जादू, तिलिस्म, जासूसी और ऐसी दुनिया जो असल जिंदगी से कोसों दूर थी। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि प्रेमचंद से पहले की दुनिया थी कैसे। उस जमाने में हिंदी उपन्यास असल में सिर्फ कह सकते हैं कि एक एस्केपिज्म का जरिया था। उन्हें इसलिए लिखा जाता था ताकि पढ़ने वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों से दूर जा सके। इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है चंद्रकांता। ये वो उपन्यास थे जो तिलिस्म यानी मैजिक और अय्यारी यानी जासूसी की कहानियों से लबालब भरे थे। इनमें राजा रानियों और राजकुमारियों की एक अलग ही दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसका उस वक्त के आम भारतीय की जिंदगी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और फिर आए प्रेमचंद और उन्होंने इस पूरी की पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने उपन्यास का फोकस एंटरटेनमेंट से हटाकर सीधे सीधे सामाजिक हकीकत पर ला दिया। अब उनके हीरो राजा रानी नहीं थे, बल्कि किसान और मजदूर थे। काल्पनिक दुनिया की जगह अब कहानियों का सेंटर थे भारत के गांव, और उनका मकसद अब लोगों को हकीकत से भगाना नहीं, बल्कि समाज में सुधार लाना था। तो प्रेमचंद एक बिल्कुल नई सोच, एक नई विजन लेकर आए। उनका यह मानना था कि उपन्यास को सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं, बल्कि समाज का आईना होना चाहिए। उनके हिसाब से साहित्य का काम सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि ये जीवन की एक तरह की आलोचना है, एक क्रिटिक है। इसका असली मकसद है समाज की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर रोशनी डालना। उन्होंने उपन्यास को एक ऐसा मंच बना दिया जहां समाज की बुराइयों पर खुलकर बात हो सके। और उनकी इसी क्रांतिकारी सोच ने उन्हें उपन्यास सम्राट का खिताब दिलाया। सोचिए, ये टाइटल सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो अच्छी किताबें लिखते थे, नहीं, ये इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने उपन्यास की, कह सकते हैं कि पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रेमचंद का अपना लेखन भी वक्त के साथ बदला, इवॉल्व हुआ। उन्होंने शुरुआत की थी आदर्शवादी आइडियलिस्टिक कहानियों से, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल कठोर यथार्थवाद यानी रियलिज्म की तरफ बढ़ते गए। चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो देखिए, उनकी यात्रा प्रेमाश्रम जैसे उपन्यासों से शुरू होती है, जहां वो समाज की समस्याओं को तो दिखाते हैं, लेकिन उनका एक आदर्शवादी हल भी पेश करते हैं। फिर रंगभूमि में वो औद्योगिकरण की चुनौती को दिखाते हैं। निर्मला में वो बेमेल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर सीधा सीधा वार करते हैं। और आखिर में 1936 में आता है गोदान। यहाँ आकर वो अपने यथार्थवाद के शिखर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ कोई लाग लपेट नहीं है, बस ग्रामीण जीवन की नंगी सच्चाई है। और गोदान तो एक अलग ही लेवल पर है। इसे अक्सर भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, और सही भी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस समय के किसान के संघर्ष, उसकी उम्मीदों, उसकी निराशाओं, इन सब का एक जीता जागता दस्तावेज है। यहाँ कोई आसान जीत नहीं है, कोई हीरोइक एंडिंग नहीं है, बस जिंदगी की वो कठोर सच्चाई है जिसका सामना रोज करना पड़ता है। लेकिन प्रेमचंद की कहानी सिर्फ उनकी अपनी किताबों पर खत्म नहीं होती। उनकी विरासत तो कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने आने वाली जनरेशन के लेखकों के लिए कई नए दरवाजे खोल दिए। उनके काम ने हिंदी लिटरेचर में 3 बड़ी धाराओं को जन्म दिया। पहली, सामाजिक यथार्थवाद, जिसने और भी लेखकों को समाज की दिक्कतों के बारे में लिखने के लिए इंस्पायर किया। दूसरी, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, क्योंकि प्रेमचंद अपने किरदारों की गहराई में जाते थे, तो आगे चलकर ऐसे उपन्यास लिखे जाने लगे जो किरदारों के मन की दुनिया को खंगालते थे। और तीसरी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यास। उन्होंने कहानियों को भारत की जमीन से जोड़ा, जिससे दूसरे लेखकों को भी भारत के इतिहास और संस्कृति पर लिखने की प्रेरणा मिली। तो अगर हमें प्रेमचंद के सबसे बड़े योगदान को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, उन्होंने साहित्य को राजा महाराजाओं के महलों से निकालकर गांव की धूल भरी झोपड़ी तक पहुंचा दिया। उन्होंने उस आम इंसान को कहानी का हीरो बनाया जिसे साहित्य ने तब तक पूरी तरह से भुला रखा था। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या एक अकेले इंसान की सोच, उसका विजन, एक पूरे आर्ट फॉर्म को हमेशा के लिए बदल सकता है? प्रेमचंद का जीवन और उनका काम इस सवाल का एक जबरदस्त जवाब है। हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। आजादी के ठीक बाद लेखकों ने अपनी कलम को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, एक ऐसे राष्ट्र की नब्ज टटोलने के लिए जो एक तरफ बन रहा था और दूसरी तरफ बिखर भी रहा था। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, जब कोई उपन्यास उठाया जाता है तो उसमें क्या ढूंढा जाता है? सिर्फ एक कहानी, कुछ किरदार, या फिर कुछ और भी? क्या एक कहानी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल। आजादी के बाद के कई भारतीय लेखकों के लिए उपन्यास समाज के गहरे विश्लेषण का एक जरिया था। ये एक ऐसा एक्सरे था जो समाज के सिर्फ ढांचे को नहीं, बल्कि उसकी बीमारियों, उसकी आत्मा, सब कुछ उजागर कर रहा था। तो चलिए इस दौर के एक बहुत बड़े स्तंभ से शुरू करते हैं, यशपाल और उनकी विचारधारा जिसने हिंदी साहित्य पर एक गहरी छाप छोड़ी, प्रगतिशील यथार्थवाद। तो सवाल उठता है कि यह प्रगतिशील यथार्थवाद आखिर है क्या? देखिए, ये मार्क्सवादी सोच से निकला एक साहित्यिक आंदोलन था। इसका सीधा सा मानना था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो शोषण करती है, और साहित्य का काम है इसी शोषण के खिलाफ आम आदमी के संघर्ष को दिखाना। मतलब साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक हथियार था। और इस विचारधारा के सबसे बड़े नामों में से एक थे यशपाल। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे, एक एक्टिविस्ट थे। 1930 के दशक में अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए वो जेल भी गए, और यही अनुभव, यही आग उनके लेखन में साफ झलकती है, जहां उन्होंने दादा कामरेड और देशद्रोही जैसे उपन्यासों के जरिए अपनी क्रांतिकारी सोच को आवाज दी।
अब बात करते हैं यशपाल की सबसे महान कृति की, एक ऐसा उपन्यास जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि भारत के बंटवारे का, उस दर्द का एक जीता जागता दस्तावेज है, झूठा सच। झूठा सच को अक्सर पार्टीशन पर लिखा गया सबसे विशाल और सबसे जरूरी नॉवेल माना जाता है। ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, बल्कि उस त्रासदी को जीने वाले लाखों लोगों की कहानी है, उनकी आंखों देखी है। और इतनी बड़ी कहानी को यशपाल ने 2 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा वतन और देश हमें लाहौर लेकर जाता है, जहां विभाजन की वो भयावहता है, दंगे, हिंसा, वो पलायन। और फिर दूसरा हिस्सा है देश का भविष्य, जो आज़ादी के बाद की कहानी कहता है, जहां शरणार्थी अपने वजूद के लिए लड़ रहे थे और नए देश की राजनीति से लोगों का मोहभंग हो रहा था। मतलब अगर एक लाइन में कहें तो ये उपन्यास उस दर्द का एक ऐसा दस्तावेज है जब एक मुल्क 2 टुकड़ों में बंट गया। ये हमें उन वजहों और नतीजों की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो यशपाल की कहानी तो हमने देखी, अब उनसे आगे बढ़ते हैं और एक और महान लेखक की बात करते हैं, भीष्म साहनी, और उनके कालजयी उपन्यास तमस की, जिसने सांप्रदायिकता के जहर को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। देखिए, अगर झूठा सच विभाजन का एक विशाल कैनवास था, तो तमस उस नफरत का क्लोजअप शॉट था जिसने उस विभाजन को जन्म दिया। मतलब साहनी का फोकस बड़े बड़े राजनीतिक ढांचों पर नहीं था, नहीं, उनका फोकस था उस मनोवैज्ञानिक जहर पर जो आम लोगों के दिलों में घोला जा रहा था। और एक बात तमस को और भी ज्यादा असरदार बनाती है, और वो है इसका टाइम फ्रेम। जानते हैं ये पूरी कहानी कितने वक्त में घटती है? सिर्फ 5 दिनों में। साहनी हमें दिखाते हैं कि नफरत की आग कितनी तेजी से फैल सकती है और कैसे सिर्फ कुछ ही दिनों में इंसानियत दम तोड़ सकती है और एक पूरा समाज पागलपन की आग में झुलस सकता है। तो तमस हमें दिखाता क्या क्या है? पहली बात तो ये कि कैसे राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए नफरत फैलाती हैं। फिर ये उस डर के मनोविज्ञान को पकड़ता है, कैसे रातों रात पड़ोसी दुश्मन बन जाते हैं। और हाँ, ये उन आम लोगों के दर्द को आवाज देता है जो इस आग में पिस गए। और आखिर में ये उस एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाता है जो सब कुछ रोकने में नाकाम रहा। तो इन उपन्यासों का आज क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी जिंदा हैं और हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये उपन्यास जरूरी हैं क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं, ये इतिहास हैं, एक राष्ट्र के सबसे दर्दनाक पलों का दस्तावेज। ये हमें सिखाते हैं कि सत्ता पर सवाल कैसे उठाएं। ये हमें याद दिलाते हैं कि नफरत की राजनीति का अंजाम कितना भयानक होता है। और सबसे बड़ी बात, ये उस मानवीय जज्बे की कहानी है जो सबसे मुश्किल वक्त में भी जिंदा रहता है। ये एक तरह से चेतावनी है कि देखो, ये गलतियां हुई थीं, इन्हें दोहराना मत। और बस यहीं पर हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। सोचिए, अगर यशपाल और साहनी ने अपने समय के समाज का एक्सरे किया था, तो आज के समाज को समझने के लिए हमें कौन सी कहानियां, कौन से उपन्यास पढ़ने चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। 1947 भारत आजाद हुआ। सोचिए, एक बिल्कुल नया देश है ना। अब उसे अपनी पहचान, अपनी उम्मीदें, अपने डर, सब कुछ नए सिरे से कहना था। पर सवाल था, ये कहानी कहीं कहाँ जाती? इसका जवाब पता है कहाँ मिला? हिंदी उपन्यास में, जो सही मायनों में इस नए राष्ट्र का आईना बन गया। तो सवाल यही है, एक राष्ट्र अपनी कहानी कहता कैसे है? क्या सिर्फ इतिहास की किताबों से या फिर नेताओं के बड़े बड़े भाषणों से? नहीं, असली कहानी जो दिल की बात होती है वो तो साहित्य में मिलती है, और खास तौर पर उपन्यासों में, जो हमें दिखाते हैं कि एक देश असल में अंदर से क्या महसूस कर रहा है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। और शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी जहां से आजाद भारत की कहानी शुरू हुई थी, यानी विभाजन के उस गहरे जख्म से। ये वो पहला घाव था जिसने आजाद भारत की पहली कहानी लिखी। 1947 के विभाजन का वो जख्म इतना गहरा था कि साहित्य को उसका सामना करना ही था, और किया भी। यशपाल और भीष्म साहनी जैसे बड़े लेखकों ने इस भयानक, इस मानवीय त्रासदी को अपने लेखन का केंद्र बनाया। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भीष्म साहनी का उपन्यास तमस। देखिए, ये उपन्यास सिर्फ 5 दिनों के दंगों की कहानी भर नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस मानसिकता की, उस सोच की गहराई में उतरता है जिसने इस पूरी हिंसा को जन्म दिया था। ये दिखाता है कि कैसे एक आम सा इंसान भी नफरत की उस आंधी में फंस जाता है। असल में ये घटनाओं से ज्यादा इंसानी फितरत का विश्लेषण है, और यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है। और एक बात और, तमस सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस समय की राजनीति पर एक सीधी, एक तीखी टिप्पणी थी। उपन्यास ने साफ साफ दिखाया कि कैसे अंग्रेजों की वो बांटो और राज करो की नीति और कैसे पार्टियों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने नफरत की आग में घी डालने का काम किया। ये साहित्य के जरिए एक बहुत ही शक्तिशाली पॉलिटिकल क्रिटिक था। अच्छा, विभाजन के उस राष्ट्रीय सदमे से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं भारत के दिल में, उसकी आत्मा में उतरते हैं, जहां रोजमर्रा की जिंदगी की अनगिनत कहानियां धड़क रही थी। लेकिन एक सवाल था, क्या भारत की कहानी सिर्फ विभाजन जैसी बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं तक ही सिमटी हुई थी? शहरों से दूर उन गांवों में बसने वाले भारत की आवाज कहाँ थी? उन कहानियों के बिना भारत की तस्वीर तो अधूरी ही थी, है ना? और इसी सवाल का जवाब बनकर आया आंचलिक उपन्यास। अब ये क्या था? ये कहानी कहने का एक बिल्कुल नया तरीका था, एक ऐसा तरीका जिसमें कोई खास इलाका या आंचल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होता, बल्कि कहानी का असल हीरो होता है। क्या बात है! इस नई लहर ने भारत के गांव की खास संस्कृति, उनकी बोलियों, उनकी जिंदगी को सीधे साहित्य के मेन स्टेज पर ला खड़ा किया।
और जब हम इस आंदोलन की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबसे पहले आता है, फणीश्वरनाथ रेणु। सही मायनों में उन्होंने ही आंचलिक उपन्यास की शुरुआत की, और उनका काम मैला आंचल हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है, एक लैंडमार्क। मैला आंचल की खासियत ये है कि वो बिहार के पूर्णिया जिले को मानो कागज पर जिंदा कर देता है। ये उपन्यास वहाँ का समाज, वहाँ की राजनीति, लोगों की बोली, अरे यहाँ तक कि गांव की धूल तक को इतनी बारीकी से दिखाता है कि वो पूरा का पूरा इलाका खुद एक किरदार बन जाता है। और ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे साहित्य एक पूरे इलाके की आत्मा को पकड़ सकता है। तो अब कहानी समय में आगे बढ़ती है, क्योंकि भारत खुद बदल रहा था। गांव से लोग शहरों की तरफ आ रहे थे, समाज और भी ज्यादा जटिल और भी कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तो जाहिर है उपन्यास को भी तो इस बदलाव का आईना बनना ही था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि उपन्यास भारत के साथ साथ कैसे बदला। देखिए, 60 के दशक में कहानियां शहरों तक पहुंच गईं, जहां इंसान के मन की उलझनों की बात होने लगी। फिर आया 80 का दशक। ये एक तरह का संकट का दौर था, एक ट्रांजिशन का दौर, जब पुरानी मान्यताएं टूट रही थीं। और फिर 1990 के बाद जैसे ही दुनिया भारत के लिए खुली, साहित्य में भी एकदम नए विषय और नई चुनौतियां सामने आ गई। और इसी दौर में न दो तरह की कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ थे महानगरीय उपन्यास, जो शहरों के अकेलेपन, इंसान के मन की उलझनों पर फोकस कर रहे थे, जैसा हमें मोहन राकेश के काम में दिखता है। और वहीं दूसरी तरफ महिला उपन्यासकारों की एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज उभर रही थी। कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी जैसी लेखिकाओं ने समाज के बनाए पारंपरिक रोल पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए अब हम आज के दौर में आते हैं, मतलब समकालीन युग में, और देखते हैं कि कैसे उपन्यास ने उन आवाजों को मंच देना शुरू किया जो अब तक हाशिए पर थीं, और कैसे नए सामाजिक विमर्शों को जगह मिली। और यहाँ से साहित्य में मानो एक क्रांति ही आ गई। नए विमर्श यानी नई तरह की बहसें और बातचीत शुरू हुई। दलित विमर्श ने अपनी पहचान और अपने इतिहास को पूरी ताकत के साथ सामने रखा। आदिवासी विमर्श ने उन समुदायों के जीवन और संघर्ष की वो कहानियां सुनाई जिन्हें जैसे भुला ही दिया गया था। और स्त्री विमर्श तो और भी ज्यादा मुखर हुआ। पितृसत्ता पर सीधे सीधे सवाल उठाए गए। अब साहित्य सिर्फ कहानी नहीं रह गया था, ये उन लोगों का हथियार बन गया था जिनकी आवाजें अब तक दबाई जा रही थी। अब जरा देखिए कि कहानियों में कितनी ज्यादा वैरायटी आ चुकी थी। एक तरफ निर्मल वर्मा थे, जो इंसानी मन की गहराइयों को टटोल रहे थे, तो दूसरी तरफ कृष्णा सुप्ती हमें विभाजन से पहले के पंजाब की याद दिला रही थीं। वहीं मुद्रा राक्षस राजनीति पर तीखी चोट कर रहे थे, और हरिराम मीणा जैसे लेखक धूनी तपे तीर जैसे उपन्यासों के जरिए आदिवासी जीवन के सच को हमारे सामने ला रहे थे। हर तरफ से नई नई कहानियां आ रही थीं। तो देखिए, एक राष्ट्रीय सदमे की कहानी से शुरू होकर आज इतनी सारी अलग अलग आवाजों के एक समूह तक हिंदी उपन्यास ने सच में भारत की पूरी यात्रा का एक नक्शा तैयार कर दिया है। इसने देश के हर बदलते चेहरे को लगातार आईने की तरह दिखाया है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज के उपन्यास हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बता रहे हैं। खैर, इसका जवाब जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, उपन्यास आज भी हमारे समाज का आईना है और शायद हमेशा रहेगा।